हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन सीटेट के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि फोर्स और फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है उसकी वीडियो मैं बनाऊं। इस वाले चैप्टर से अगर देखा जाए लास्ट ईयर में तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद बुक में जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप कॉपी लेके बैठिए साथ में और उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पे एक ये टेबल ऐसे एक बॉक्स रखा है मान लीजिए, ठीक है। अब इस बॉक्स को अभी ये रुका हुआ है, यानी कि एक ही पोजीशन पे, यानी कि स्टैटिक है, अभी रुका हुआ है, ठीक है। अगर हम इस बॉक्स को मूव करना चाहते हैं यानी कि मोशन में लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इसमें फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? एक चीज है, बॉक्स जहाँ पे है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। यानी कि अगर इस बॉक्स को, ए बॉक्स को मुझे मूव करना है तो इस F से ज़्यादा, यानी कि F1 फोर्स मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो F से ज़्यादा होगी, इस वाले F से ज़्यादा होगी। F1 ज़्यादा होनी चाहिए F से, तभी ये बॉक्स मूव करेगा। अब ये F क्या है, ये इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि F क्या है। तो F यानी कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। घर्षण क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के साथ टच में रहता है। ये देखिए कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट मतलब ये तभी लगेगी जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे। अगर बॉक्स यहाँ पे है और कोई दूसरी चीज़ यहाँ दूर रखी है तो बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। तो अब फ्रिक्शन को एक बार समझाती हूँ। ये सरफेस था, यहाँ पे बॉक्स रखा था, ठीक है। तो ये बॉक्स जहाँ रखा है, इस बॉक्स का सरफेस इस नीचे वाले सरफेस से क्या होगा, इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, इस सरफेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। देखो, अगर कोई भी बहुत ही स्मूथ सरफेस भी होगा ना, तो स्मूथ सरफेस भी अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं हो सकता। तो जब ये बॉक्स इस सरफेस के ऊपर रखा है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, नीचे से इंटरलॉक हो जाएगा। इंटरलॉक समझते हैं? और इंटरलॉक होगा तो वो कौन सी फोर्स लगेगी, F1, सॉरी F, कैपिटल F, जो मैंने शुरू में समझाया था। तो इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए मुझे कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी, F1, जो इस F से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर F1 ऐसे लग रहा है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगी, फ्रिक्शन उल्टी दिशा के अंदर लगेगी, ठीक है। और हमेशा कब लगेगी, जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो। दो बातें लिख लीजिए इसे अच्छे से। फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, घर्षण। अब देखिए कहाँ फ्रिक्शन का हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ है। अगर आपने कभी देखा होगा कि हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं बाईसाइकिल, जब अगर हम कोई भी स्कूटर चला रहे हैं, साइकिल है, तो हमें ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक्स नहीं है, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, और रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, एक चीज़ हम समझाते हैं। मान लीजिए अगर कोई साइकिल है, साइकिल चल रही है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक मैं ब्रेक्स लगा के उसको स्टॉप नहीं करूँगी, यानी कि बाहर से कोई फोर्स मैंने नहीं लगाई, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल लो, एक बॉल है, उस बॉल को आपने सरफेस पे डाला, बॉल थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाई बॉल के ऊपर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरफेस एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है बॉल पर, और धीरे धीरे एक टाइम आने पर वो फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगी इस वाली फोर्स से, तो बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यानी कि फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उस पर, समझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, ऑटोमेटिकली बॉल स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर एक नेचुरल फोर्स एक्ट कर रही है, जो क्या है, फ्रिक्शन है। कभी भी हम फ्रिक्शन को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, क्या कभी हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं? नहीं, फ्रिक्शन को कभी भी ज़ीरो नहीं किया जा सकता, कभी भी फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं हो सकती है, ठीक है।
एक चीज़ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने डेली लाइफ से लिए हैं जहाँ फ्रिक्शन लगती है। देखिए जैसे कि अगर हम स्मूथ सरफेस है, कोई भी एकदम पॉलिश सरफेस है, तो उस पर हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो फ्रिक्शन के कम होने के कारण वहाँ पर, अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से ऐसा हुआ। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल जो हमने शुरू में लिया, ये एक कॉपी है, उसको आपने हाथ लगा के धक्का दे के मूव किया, थोड़े टाइम बाद वो खुद रुक जाएगी कॉपी। क्यों? क्योंकि उस पर एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट करी, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। दूसरी बात हमने नोट करी। तीसरी चीज़, अगर हमें फोर्स को मेजर करना हो तो हम किससे मेजर करते हैं? अगर हमें किसी भी फोर्स को मेजर करना है कि कितनी फोर्स लग रही है, तो ये एक डिवाइस है जिसे बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसमें आपने नीचे देखा होगा कि ये वाला जो ये चीज़ लगी हुई है यहाँ पे, ये, इसमें आप कोई भी चीज़ जिस पे आपको करनी, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पे कितनी फोर्स लग रही है, वो यहाँ पे टांग दिया, तो जहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस की ये रुकेगी निडल, वो क्या दिखाएगा, मेजर देगा कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो बस सीटेड में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किस लिए होता है, क्या मेजर करने के लिए होता है, प्रेशर, फोर्स, ऐसे ऑप्शन देंगे तो फोर्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया है कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जिसके नीचे आपको वो ऑब्जेक्ट लगाना होता है जिस पे हमें फोर्स को मेजर करना है, और फिर जहाँ पे पॉइंटर दिखाएगा वो क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा फोर्स का। हिंदी में एक बार देखते हैं इसे। हिंदी में इसे बोलते हैं कमानीदार तुला। ठीक है, जिसका ये देख लीजिए, बस आपको नाम पता होना चाहिए क्या है। इसका क्या यूज़ किया जाता है, फोर्स को, यानी कि बल को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने देख लिया, घर्षण सदैव बल का विरोध करता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसमें और कोई चीज़ आपको समझने वाली ऐसी नहीं है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा लगती है या रफ सरफेस पे ज़्यादा लगती है। तो आइए इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो किसी सरफेस पे तब लगेगी क्योंकि इरेगुलरिटीज़ होती हैं, सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं जिनके कारण फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। तो अब अगर ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा कहाँ पे होंगी, रफ़ सरफेस के अंदर। इसीलिए अगर कोई रफ़ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कैसी होगी, ज़्यादा। और अगर स्मूथ सरफेस है, एकदम प्लेन सरफेस है, तो उसमें भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, लेकिन रफ़ सरफेस के मुकाबले फ्रिक्शन क्या होगी, कम लगेगी। यहाँ पे एक बार देखिए इसे, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इरेगुलरिटीज के कारण है। तो अब सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वहाँ क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको मान लीजिए एक मिरर सरफेस दे दिया है, एक क्लॉथ है, दो सरफेस हैं, उस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रोल करते हैं तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेगी या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप समझ जाएंगे जो कपड़ा है वो रफ सरफेस है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मिरर सरफेस, या कोई भी सरफेस वो दे। तो समझ सकते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इवन दो सरफेसेज विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़। बहुत सारे सरफेस ऐसे होते हैं जो स्मूथ हैं लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और वो आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें कब मूव होगा ऑब्जेक्ट, जब हम उस इंटरलॉकिंग को तोड़ देंगे, यानी कि उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। On rough surface there are larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved। तो बस इतना ध्यान रखना कि रफ है तो फोर्स फ्रिक्शन वाली क्या लगेगी, घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो घर्षण बल कम लगेगा। इसी कारण अगर हम स्मूथ सरफेस पे, मान लीजिए पोछा लगाया है मम्मी ने और आप चल रहे हैं, तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है, तो आपके पैर क्या होंगे, सरफेस से इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे, ग्रिप नहीं बनेगी, तो आपको गिरने का डर ज़्यादा रहेगा। इसीलिए रफ सरफेस पे चलना आसान रहता है, समझे। तो चलिए, जितना कोशिश थी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब है फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग के कारण होती है, ये चीज़ हमने देख ली है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दो टर्म आते हैं, देखो इसको हम समझा देते हैं पहले। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है,
और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। स्लाइड मतलब क्या होता है, स्लाइड मतलब होता है जैसे आप स्लाइडिंग वाले बैग देखे होंगे ना आपने, जो जिस चीज़ को हम स्लाइड करके लेके जा रहे हैं। और स्टैटिक मतलब अगर कोई चीज़ रुकी हुई है एक ही जगह पे, तो अगर मान लीजिए एक बॉक्स है और वो अभी रुका हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी फ्रिक्शन को हटाने के लिए, इस बॉक्स को मूव करने के लिए वो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अभी ये स्लाइड कर रहा है, चल रहा है, तो अब मेरे को फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, इस वाले पहले वाले के मुकाबले कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। समझे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एकदम मूव करना स्टार्ट किया तो वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। जबकि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसे मूव करते रहने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही है वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सेकंड वाले केस में कम फोर्स लगेगी पहले वाले के मुकाबले, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, लेस है स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, लेस होगा, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। यानी कि अभी तक सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में और उसे मूव करना है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हिंदी में अगर देखें तो स्टैटिक को स्टैटिक घर्षण ही बोला जाता है, और स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उसका नाम होता है सर्पी घर्षण। तो बस जो चीज़ समझाइए वही है, सर्पी घर्षण क्या होगा, कम होगा किससे, स्टैटिक घर्षण से। समझ गए, इस चीज़ को आप लिख लेना। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस बताइए। हम पेन से पेपर पे तभी लिख पाते हैं जब वो ग्रिप बने, है ना, तो उनके बीच में भी दोनों सरफेस कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन लग रही है। अगर फ्रिक्शन होती ही नहीं तो हम लिख नहीं पाते। ऐसे ब्लैक बोर्ड और चौक वाला है, हम चल पा रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन के कारण है। कोई बिल्डिंग अगर बन रही है तो वो भी अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम बिल्डिंग नहीं बना पाते। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक, सीमेंट, इन सब का यूज़ होता है, और ये आपस में इनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन लग रही है, तभी तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलॉक्ड हैं। बस इंटरलॉक ध्यान रखो, फिर सारा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे अगर देखेंगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता ना तो वो चलता ही रहता। क्यों, क्योंकि उसे रोकने वाली कोई फोर्स ही नहीं है। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड रोड, अगर गाड़ी चल रही है सड़क पे तो वो भी तब रुकेगी जब सड़क से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक टाइम पे वो तब जाके रुकेगी। हम कील ठोकते हैं दीवार के अंदर तो भी फ्रिक्शन के कारण, इंटरलॉक, बस ये ध्यान रखना। तो विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, वो ऑप्शन में दे देंगे कि ये सही है या नहीं है, तो आप कर सकते हैं कि फ्रिक्शन का कहाँ पे इस्तेमाल है। वैसे सब जगह ही फ्रिक्शन का यूज़ है। दूसरी बात यहाँ पे कही है, फ्रिक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। कैसे, जब कोई दो सरफेस आपस में, मान लीजिए अभी गाड़ी चल रही है इसके ऊपर और एकदम ब्रेक लगा के रुकेगी तो आपने देखा होगा हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाएंगी, है ना, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही इसमें क्या है, इस कारण हीट प्रोड्यूस होने से वियरिंग एंड टीयरिंग होगा। वियरिंग एंड टीयरिंग यानी कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे घिसेगा, खराब होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, देखो, इट वियर्स आउट द मटीरियल वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बियरिंग और सोल ऑफ शू। तो धीरे धीरे हमारे शूज़ भी घिस जाते हैं, है ना, बॉल बियरिंग्स जो हैं वो सब चीज़ एक टाइम पे घिस जाएंगी। क्यों, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करती है फ्रिक्शन, और वो उसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ें खराब होंगी। अगर हम अपने हाथों को बहुत तेज़ तेज़ रगड़ेंगे तो धीरे धीरे वो गर्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपस में रगड़ने पे हीट प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा दो पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो क्या है, आग जल जाती है, वो वाली। तो ये खोज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी फ्रिक्शन का वहाँ पे खोज हुई थी। यहाँ पे देखेंगे घर्षण हानिकारक क्यों है, क्योंकि वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेच हो, बॉल बेयरिंग हो, जूतों के सोल ही हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। मैच स्टिक वाला मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब घर्षण को हम कई बार बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, कई बार घटाने की ज़रूरत होती है। तो कैसे कैसे सिचुएशंस हैं, अगर हमारे, आपने देखा होगा जूते, जो हमारे जूते होते हैं वो खांचेदार होते हैं, ग्रूव्ड। ऐसा क्यों होता है, ताकि ग्रिप बेटर बने, इंटरलॉकिंग अच्छे से हो सरफेस से और हम अच्छे से चल पाएँ। तो खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, इसीलिए फ्रिक्शन को वो क्या करते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा जो बुलडोज़र के टायर होते हैं वो भी खांचेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। तो ये चीज़ आपने समझी कि क्यों किया जाता है। जब साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो एकदम से ब्रेक क्या होता है, टायर को पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपनी हाथों पर मिट्टी लगाते हैं। क्यों? ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा होके वो ग्रिप बन सके, अच्छे से पकड़ सकें। इसीलिए जिम्नास्ट जो व्यायामी होते हैं वो भी अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके पकड़ा जा सके। तो जो चारों एग्जाम्पल बताए इसमें फ्रिक्शन कम नहीं करी जा रही, बल्कि क्या की जा रही है, फ्रिक्शन को ज़्यादा किया जा रहा है। समझे? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो वहाँ पे हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पाउडर डाल के सरफेस को स्मूथ बनाते हैं ताकि आराम से जो हमने मतलब जब हम करेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो अच्छे से वो रुके ना कहीं भी। ठीक है। तो कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, मोशन में रुकावट ना आए। ठीक है, मूवमेंट में रुकावट ना आए। दरवाज़ों के कब्जों में हम तेल डालते हैं, सॉरी, है ना। जब कभी आपने देखा होगा कि दरवाज़ा आवाज़ करने लगा है बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या है, उसमें तेल डाला जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि ईजीली मूवमेंट हो। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। और कौन इन्हें बोलते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स। कौन कौन से होते हैं? तेल है, ग्रीस है या ग्रेफाइट, ये सब ल्यूब्रिकेंट्स हैं। और हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं ताकि गति सहज बन जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो मशीनों में भी स्नेहक डाला जाता है, ल्यूब्रिकेंट, ताकि इरेगुलरिटीज़ कम हो जाए। घर्षण को कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक सरफेस है तो उसमें हमेशा क्या होगा, इरेगुलरिटीज़ होंगी। जैसे इंसान में कमी होती ही होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए कोई भी सरफेस हमेशा स्मूथ नहीं होता, उसमें कोई ना कोई इरेगुलरिटीज़ हमेशा रहेंगी। अब एक टर्म यहाँ पे आता है, रोलिंग फ्रिक्शन की बात की गई है। रोलिंग फ्रिक्शन, देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन देख लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन देख लिया। रोलिंग को बोलता है लोटन घर्षण। आपने देखा होगा जैसे ये ट्रॉली बैग है, इस ट्रॉली बैग में नीचे पहिए लग रहे हैं। अब पहिए को और मूव करना तो और भी ज़्यादा इजी है, इसमें तो और कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो वो लोटन घर्षण अपोजिट एक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम स्लाइडिंग, और सबसे कम फ्रिक्शन कौन सी होती है? रोलिंग। इसीलिए अगर हमें फ्रिक्शन को कहीं कम करना है तो फिर हम कौन से इसका गोल पहियों का यूज़ करते हैं। इसलिए पहिए का आविष्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट था। छत के पंखों के अंदर या साइकिल में आपने देखा होगा सुंदर सुंदर सी गोलियां नहीं वो करते, बॉल बियरिंग्स डालते हैं, वो भी रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपने देख लिया। अब जो ये है तरल घर्षण, तरल घर्षण का मतलब है, तरल मतलब होता है फ्लूइड, जो चीज़ मूव कर सके। सॉलिड है, सॉलिड खुद ही मूव नहीं करेगा ना, लेकिन गैस और लिक्विड इजीली फ्लो कर सकती है। जो चीज़ इजीली फ्लो कर सके वो क्या कहलाती है? फ्लूइड, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? तरल। क्या ये भी फ्रिक्शन इन ये अगर कोई गैस है या लिक्विड है तो उसमें भी फ्रिक्शन एक्ट करती है? बिल्कुल, यस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों जगह फ्रिक्शन लगती है। आपने देखा होगा फिश है, फिश की एक पर्टिकुलर शेप रहती है, तभी तो वो पानी के अंदर क्या कर पाती है? मूव कर पाती है। क्यों? क्योंकि पानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा और फिश को ऐसे मूव करना है, तो इसकी एक पर्टिकुलर शेप है जिसको बोलते हैं स्ट्रीम। ध्यान से लिख लीजिए, स्ट्रीम लाइंड शेप। एरोप्लेन की शेप भी कुछ इसी तरीके की होती है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं तो चिड़िया के शेप भी स्ट्रीम लाइन शेप है, ताकि वो हवा से जो भी फ्रिक्शन फोर्स है, जो भी घर्षण लग रहा है, उसको कम कर सके। तो अगर हमें तरल पदार्थ से लगने वाले घर्षण को कम करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर शेप देनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे देखो, इसे अच्छे से देख लो। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं, तरल यानी कि गैस, लिक्विड, दोनों की बात की जा रही है, तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना ज़रूरी होता है, तभी तो मूव कर पाएंगी। तो इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो उसको कम करने के लिए क्या करा जाता है? एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है। तो वायुयान की आकृति भी आपने देखी होगी, क्योंकि पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं तो उन्हीं की शेप पर ये लिया जाता है। अब ये चैप्टर पूरा आपका हो गया है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एक बार इंग्लिश वाले भी यहाँ पे देख लीजिए। वैसे मैंने दोनों चीज़ में समझाया, तो अगर आप पढ़ेंगे ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट्स बता दिया है दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।